खोजकार जो अपनी ही खोजों से मारे गए। आप में से बहुत से लोग टाइटैनिक जहाज के डूबने की कहानी तो जानते ही होंगे। ये बहुत ही विशालकाय जहाज साल 1912 के अपने पहले ही सफर में डूब गया था, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग डूबकर मारे गए थे। मरने वाले लोगों में टाइटैनिक को डिजाइन करने वाले इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज भी शामिल थे, जो अपने ही बनाए डिजाइन के हाथों मात खा गए। लेकिन ये ऐसे अकेले इंसान नहीं जो अपनी ही बनाई चीज से मारे गए हो, बल्कि इंसानों के इतिहास में तो ऐसी बहुत सी खोजें और चीजें मौजूद है जिन्होंने अपने ही खोजकारों की, अपने ही बनाने वालों की जानें ले ली। आइए जानते हैं। ऑस्ट्रिया में जन्म लेने वाले खोजकार फ्रांज रेइचेल्ट 20वीं सदी की शुरुआत में एरोप्लेन या हवाई जहाज के सफर और एक्सीडेंट्स की खबरें आयरोस पेपर्स में छपा करती थी। फ्रांज रेइचेल्ट हवाई जहाजों की शुरुआती तरक्की से बहुत मुतासिर थे। एरोप्लेन के एक्सीडेंट्स उनको अच्छे नहीं लगते थे। वो एरोप्लेन के एक्सीडेंट के हादसों का शिकार होने वाले पायलट्स की जानें बचाने में मदद करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे अगर हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो भी जाए तो भी पायलट की जान महफूज रहे। फ्रांज रेइचेल्ट एक दर्जी थे, सो उन्होंने सोचा कि क्यों न ऐसा सूट यानी कि पैराशूट तैयार किया जाए जो पायलट अपनी फ्लाइट के दौरान पहन ले, जिसके बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाए तो इसे पहनकर पायलट एरोप्लेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ले, क्योंकि उसने वो पैराशूट पहना होगा जिससे उसकी जान बच जाएगी। फिर हुआ ये कि अपने इस सपने को साकार करने के लिए फ्रांज रेइचेल्ट ने अपने सूट या पैराशूट की सिलाई करनी शुरू कर दी। 1910 में वो पैराशूट तैयार करने के शुरुआती दौर में थे। उन्होंने एक बार एक शूट तैयार करके एक डमी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट भी किया, लेकिन सक्सेस ना मिली और वो डमी बॉडी सीधी ऊपर से जमीन पर जा गिरी। फिर एक बार उन्होंने अपना तैयार किया हुआ पैराशूट पहनकर थोड़ी ऊंचाई से खुद ही छलांग लगा दी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह नाकाम रहा और रेइचेल्ट की टांग टूट गई। इसके बाद भी रेइचेल्ट नाउम्मीद बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 25 मीटर से ही छलांग लगाई थी, इसलिए नाकाम हुआ हूँ। अगर 100 मीटर या कम से कम 50 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक्सपेरिमेंट करता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। फिर उन्होंने अपने बनाए पैराशूट पे और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया और उसे और ज्यादा बेहतर बनाने में दिन रात एक कर दिए। एक बार रेइचेल्ट ने फ्रांसीसी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा बनाया हुआ ये पैराशूट बुनियादी तौर पर आधा वाटरप्रूफ कपड़े और आधा रेशम से बनाया गया है और इसमें रॉड्स और बेल्ट्स इस तरह से लगाई गई है कि इसे छलांग लगाते समय आसानी से खोला और कंट्रोल किया जा सकता है। फिर दोस्तों हुआ कुछ यूं कि एरो क्लब डिफेंस, जो फ्रांस में उड़ान भरने वालों की मदद और सपोर्ट के लिए बनाई गई एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी ने आम लोगों के लिए एक दिलचस्प इनाम या रिवॉर्ड की घोषणा कर दी। इस सोसाइटी ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी हवा में उड़ान भरने वालों के लिए यानी पायलट्स और सिपाहियों के लिए 25 किलोग्राम से कम वजन वाला सिक्योर पैराशूट बना कर देगा, उसे 10,000 फ्रैंक्स का इनाम दिया जाएगा। इस इनाम की घोषणा सुनकर रेइचेल्ट और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अब वो अपने बनाए पैराशूट को काफी ऊंचाई से टेस्ट करने के लिए तड़पने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका ये पैराशूट छलांग लगाने के दौरान आसानी से खुल जाएगा और अच्छे से काम भी करेगा। सो उन्होंने अपने पैराशूट के एक्सपेरिमेंट के लिए आईफेल टावर से कूदने का फैसला कर लिया। ऐसा करने के लिए रिचर्ड ने पेरिस की पुलिस से रिक्वेस्ट करना भी शुरू कर दी कि उन्हें आईफेल टावर से छलांग लगाकर अपने बनाए गए पैराशूट को टेस्ट कर लेने दिया जाए। वो बार बार लगातार ये रिक्वेस्ट करते रहे और फिर आखिरकार 1 साल बाद पेरिस के एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें इसकी परवानगी दे दी। 4 फरवरी 1912 की सुबह फ्रांज रेइचेल्ट सुबह के 7 बजे आईफेल टावर पहुंचे, लेकिन इस बार रेइचेल्ट अपने साथ कोई डमी बॉडी नहीं लाए थे, बल्कि अब की बार तो वो खुद पैराशूट पहनकर आईफेल टावर से छलांग लगाने वाले थे। वहां पर मौजूद उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा ना करो, आपको अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो पैराशूट में कोई डमी बॉडी को बिठा दो, आप खुद इतनी ऊंचाई से मत कूदो। लेकिन रेइचेल्ट ने किसी की नहीं सुनी। उनको पूरा यकीन था कि उनका बनाया हुआ पैराशूट जरूर जरूर काम करेगा। पैराशूट पहनकर वो तैयार तो हो चुके थे, अब अगला काम था आईफेल टावर पर चढ़ने का। इसके लिए उन्होंने टावर के पहले प्लेटफॉर्म को चूज किया, जो तकरीबन 200 फीट ऊंचा है। पेरिस की ठंडी सुबह 8:22 पर रेइचेल्ट आईफेल टावर के पहले प्लेटफॉर्म के किनारे के साथ एक छोटी सी मेज पर खड़े हुए थे। उन्होंने अखबार से कागज का टुकड़ा फाड़ा
और नीचे फेंका। इससे हवा की दिशा का अंदाजा लगाया। फिर नीचे बर्फीली जमीन की तरफ देखा और फौरन ही टावर से छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस, मसला कुछ उल्टा हो गया। छलांग लगाते ही पैराशूट उनकी बॉडी के इर्द गिर्द लिपट गया, हवा में खुला नहीं। और अफसोस, बेचारे रेचल बर्फ से जमी हुई घास पर जा टकराए। लोग भागते हुए उनके करीब आ पहुंचे। देखा तो उनके नाक और मुंह से खून बह रहा था। वो बर्फीली नरम जमीन में 6 इंच अंदर तक धंस चुके थे। लोगों ने उनकी मदद करना चाही, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए पैराशूट से ही फनक के काट उतर चुके थे। उनका बनाया गया पैराशूट थोड़ी सी गलत डिजाइन की वजह से उनका कातिल साबित हुआ। दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तुर्की का मशहूर शहर कैपाडोशिया है। इस शहर की फिजा में ये जो बड़े बड़े गुब्बारे नजर आ रहे हैं, जब भी कोई तुर्की जाता है तो इस शहर की विजिट करता है या करना चाहता है, ताकि इन्हीं गुब्बारों में बैठकर तुर्की के आसमान में उड़ सके, एंजॉय कर सके। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया के पहले हॉट एयर बलून की खोज करने वाले खोजकार, जिनका नाम पिलात्रे डे रोजियर था, वो अपनी ही इस खोज के हाथों मारे गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि फ्रांस के केमिस्ट हवाबाजी या एविएशन के चंद लंबरदारों में से एक थे। उन्होंने 1785 में अपने ही डिजाइन किए हुए गुब्बारे की मदद से इंग्लिश चैनल, जो अटलांटिक समुद्र का एक हिस्सा है और दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, इस गुब्बारे में बैठकर इस इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश की। उन्होंने अपने हवाई गुब्बारे को उड़ाने के लिए हाइड्रोजन गैस और गर्म हवा दोनों का इस्तेमाल किया था। रोजियर अपने एक दोस्त के साथ इस गुब्बारे में सवार हुए, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि अभी बमुश्किल 5 किलोमीटर का ही फासला तय हो पाया था कि उनके गुब्बारे में आग लग गई, जिसकी वजह से वो फट गया और क्रैश लैंडिंग की वजह से उसी वक्त पिलात्रे रोजियर की मौत हो गई। नंबर 3, विलियम बुलॉक। ये कहानी है अमेरिका के मशहूर खोजकार की, जिन्होंने वेब प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी और इनकी इसी खोज ने एक दिन उनकी जान ले ली। विलियम बुलॉक ने लेथ कटिंग मशीन, कॉटन प्रेस, सीड प्लांटर और ग्रेन ड्रिल बनाकर खूब नाम कमाया, लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस को बहुत बेहतर बनाना चाहते थे और इसी के लिए अब काम भी कर रहे थे। उन्होंने वेब रोटरी प्रेस बनाया, जिसमें कागज के बड़े बड़े रोल्स डाले जाते थे और वो खुद ब खुद खुलकर मशीन की मदद से प्रिंट होते रहते थे। इससे पहले इन पेपर रोल्स को खोलने के लिए इंसानों को अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन विलियम की इस वेल रोटरी मशीन ने इंसानों के लिए प्रिंटिंग प्रेस को बहुत आसान कर दिया। ये प्रिंटिंग प्रेस 4 पेजेस या 4 पत्तों की 8000 शीट्स 1 घंटे में ही तैयार कर लेती थी। बाद में और ज्यादा बेहतर बनाने की वजह से इस मशीन की रफ्तार 30,000 शीट्स 1 घंटे के अंदर तक बढ़ा दी गई। फिर हुआ यूं कि साल 1867 में विलियम अपनी बनाई इसी प्रेस पर काम कर रहे थे कि अचानक इसका एक बेल्ट फंस गया। उन्होंने मशीन बंद करके बेल्ट को ठीक करने के बजाय चलती मशीन को ही लात मारी, ताकि झटके की वजह से बेल्ट वापस अपनी जगह पर फिट हो जाए। लेकिन मशीन तो लात मारने से ठीक नहीं हुई, बल्कि उनकी अपनी टांग ही मशीन के अंदर फंस गई, जिसके बाद मशीन ने विलियम को बुरी तरह कुचल के रख दिया। वहां पर मौजूद उनके साथियों ने मशीन से उनके पांव को तो निकाल लिया, लेकिन जाहिर है वो पूरी तरह जख्मी हो चुके थे। डॉक्टर्स ने उनका पांव बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका जख्म बहुत बिगड़ चुका था। सो डॉक्टर्स ने उनका पांव काटने का फैसला किया और इसी ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हो गई। नंबर 4, हॉरेस लॉसन हेनली। ये अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान कॉन्फेडरेट मशीन इंजीनियर थे। 1864 में उनकी बनाई गई सबमरीन HL हेनली इतिहास की वो पहली लड़ाकू सबमरीन थी कि जिसने किसी समंदरी जहाज को पानी में डुबोया था। ये कारनामा इस सबमरीन ने अमेरिकी सिविल वॉर के दौरान अंजाम दिया था, लेकिन इसके बाद ये सबमरीन अपनी मंजिल पर वापस नहीं पहुंच पाई, क्योंकि पानी में एक गोता लगाने के दौरान सबमरीन का आगे वाला हिस्सा समंदर के नीचे फंस गया और इसी वजह से इसमें मौजूद तमाम 8 लोग मारे गए, जिनमें खुद इसके बनाने वाले लॉसन हेनले भी शामिल थे। नंबर 5, एक फिजिस्ट और केमिस्ट लुइस स्लॉटन। ये अमेरिका के एक प्रोजेक्ट मैनहट्टन के लिए काम कर रहे थे। ये अमेरिका का दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान पहला हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने का प्रोजेक्ट या प्लान था। एक दिन वो प्लूटोनियम कोर के दोनों हिस्सों को जोड़ने का तरीका अपने साथियों को दिखा रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट को टिकलिंग द ड्रैगन्स टेल कहा जाता था।
ये पहले भी अक्सर ये एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, लेकिन उस दिन उनके हाथों से स्क्रू ड्राइवर निकल गया, जिसकी वजह से प्लूटोनियम कोर के दोनों हिस्सों में से अचानक ही जबरदस्त रेडिएशन पैदा हो गया। लुइस लोटन इसी रेडिएशन की पकड़ में आ गए और रेडिएशन ने उन पर असर करना शुरू कर दिया। उनका हाथ जल गया, मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। अंदरूनी जलन, मानसिक आपदा और चमड़ी पर छाले निकल आए। उनके दोनों हाथ भी सूज चुके थे, यहाँ तक कि उनकी बॉडी ने काम करना ही छोड़ दिया। और यूं 35 साला वैज्ञानिक लुइस लोटन अपने काम के दौरान एक एक्सपेरिमेंट करते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। नंबर 6, नोबेल प्राइज की विनर रह चुकी मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। उनकी ये खोजें कैंसर के इलाज के लिए बहुत मददगार साबित हुई। इसी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन अफसोस, क्योंकि उनकी यही खोज उनकी मौत की वजह भी बनी। हुआ कुछ यूं था कि उन्होंने अपनी इस खोज के लिए कई सालों तक रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पर काम किया था। यही रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के असरात उनकी बॉडी पर पड़ते रहे और वो इसका शिकार हो गई। उनकी इस बीमारी में उनकी बॉडी ने नए रक्त कण या ब्लड सेल्स बनाना ही छोड़ दिया था। दोस्तों, इसी बीमारी में 4 जुलाई 1934 को इनकी मौत हो गई। नंबर 7, मैक्स फेलियर। इनका जन्म 1895 में हुआ था। बचपन से इन्हें अलग अलग चीजें बनाने का शौक था। मैक्स रॉकेट से जुड़ी इस्तेमाल करने लायक टेक्नोलॉजी के लिए काम करने वाले पहले इंसान थे। मैक्स ने 1928 और 1929 में स्विच बोन्स के साथ मिलकर रॉकेट आविष्कारों की शुरुआत की थी। इन्होंने कई तरह की रॉकेट्स कारें भी बनाई थी। 1930 में जब वो 35 साल की उम्र को पहुंचे तो एक लिक्विड डीजल वाली रॉकेट कार के एक्सपेरिमेंट के दौरान हुए एक विस्फोट की वजह से उनकी मौत हो गई। आखिरी शख्स फ्रांसिस एडगर स्टेनले। ये एक अमेरिकी व्यापारी थे। एडगर और उनके जुड़वा भाई ऑस्कर ये स्टेनले मोटर कैरिज कंपनी के संस्थापक थे। 1874 में उन्होंने फोटोग्राफी स्टूडियो खोला था। उस वक्त उन्होंने पहली दफा फोटोग्राफी के एयरब्रश पेंटेड का इस्तेमाल किया था, जिससे फोटो को रंगीन करने के लिए यूज किया गया था। उन्होंने स्टीम इंजन वाली कार भी बनवाई थी, जो उनकी मौत की वजह बनी। एक दिन जब वो अपनी इसी कार से कहीं जा रहे थे, उसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उनकी मौत वाक़ई हो गई। तो दोस्तों, ये थे वो खोजकार या इन्वेंटर्स जो अपनी ही खोजों की वजह से खुद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जिन खोजों पर वो फख्र किया करते थे। कमेंट करके बताइए आपको इनमें से किसके बारे में जानकर ज्यादा अफसोस हुआ। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ।